खान वर्सेस शाहबानो बेगम, एक ऐसा केस जिसका नाम आप में से कई लोगों ने सुना हो। केस को हमने हमारी 30 लैंडमार्क जजमेंट सीरीज में इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि बहुत लैंडमार्क जजमेंट है अगर हम इंडियन लीगल हिस्ट्री की बात करें, और एग्जाम्स में भी बहुत बार इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस केस के साथ जुड़ी हुई जितनी इन्फॉर्मेशन है जो आपको अपने एग्जाम के लिए पता होनी चाहिए वो भी इस क्विक वीडियो में कवर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम 1985 का ये केस है। ये केस बात करता है मुस्लिम डिवोर्स्ड वुमेन्स की मेंटेनेंस राइट्स के बारे में। इस केस में 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अपना डिसीजन सुनाती है, यूनानिमस वर्डिक्ट देती है, और जजमेंट को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि इस केस के पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी। 1975 के अराउंड शाहबानो बेगम के हस्बैंड उन्हें अपने घर से निकल जाने को कहते हैं। 3 साल बाद 1978 में शाहबानो फाइल करती हैं एक रिट पिटीशन अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, और वो ये डिमांड करती है इस पिटीशन के थ्रू कि उन्हें 500 रुपीज मंथली मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाए। कुछ महीनों बाद 1978 में ही शाहबानो के हस्बैंड उसे इररिवोकेबल तलाक दे देते हैं। केस सबसे पहले पहुंचता है मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास, जहां पे शाहबानो को 25 रुपीज पर मंथ अमाउंट देने का प्रॉमिस किया जाता है। उसके बाद ये केस पहुंचता है हाई कोर्ट में, जहां अगेन इस मेंटेनेंस के अमाउंट को बढ़ा दिया जाता है टू 179 रुपीज पर मंथ। अब इससे परेशान होकर हस्बैंड सीधा अप्रोच करते हैं सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल लीव पिटीशन। अब देखते हैं कि इस केस में एग्जैक्टली इश्यूज क्या इन्वॉल्व हैं। देखिए, उसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मुस्लिम लॉ, अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें जो कि एक पर्सनल लॉ है, और अगर हम सीआरपीसी की बात करें जो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन हर सिटीजन ऑफ इंडिया पे लगता है, तो मुस्लिम लॉ का एक प्रोविजन है कि अगर किसी भी मुस्लिम वुमेन को डिवोर्स दिया गया है तो हस्बैंड की ड्यूटी मेंटेनेंस देने की तो जरूर होती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इद्दत पीरियड तक के लिए होती है, और उससे आगे हस्बैंड की कोई ड्यूटी नहीं बनती है डिवोर्स्ड वुमेन को या फिर डिवोर्स्ड वाइफ को मेंटेनेंस देने की। वहीं सीआरपीसी में हमारे पास सेक्शन 125 सीआरपीसी आता है जो बात करता है ना केवल वाइफ की, लेकिन वो वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, इन सब की बात करता है, और कहता है कि ये कैटेगरी ऑफ पीपल अगर किसी पे डिपेंडेंट है और उनके पास ऐसा कोई भी साधन नहीं है कि वो अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, तो जिस पे वो डिपेंडेंट है उसकी ड्यूटी बनती है उन्हें मेंटेन करने की। तो इशू ये निकल के आता है कि शाहबानो बेगम तो एक मुस्लिम वुमेन है, तो क्या उन पे पर्सनल लॉ अप्लाई करेगा या फिर उन पे सीआरपीसी का सेक्शन 125 सीआरपीसी अप्लाई करेगा? क्योंकि अगर मुस्लिम लॉ अप्लाई करेगा तो हस्बैंड को सिर्फ और सिर्फ इद्दत पीरियड तक के लिए मेंटेनेंस देना है, और अगर सीआरपीसी का सेक्शन 125 अप्लाई करेगा तो हस्बैंड को बियॉन्ड इद्दत पीरियड भी मेंटेन करना पड़ेगा अपनी वाइफ को, अगर वो अनेबल है अपने आप को मेंटेन करने। कोर्ट अपने जजमेंट में ये कहती है कि सेक्शन 125 एक सेक्युलर लॉ है जो कि रिलीजन पे बेस्ड नहीं है, हर सिटीजन पे अप्लाई करता है ये। अगर हमारे पास एक ऐसी वाइफ आती है जो डेस्टिट्यूट है, यानी कि उसके पास कोई साधन नहीं है अपने आप को मेंटेन करने का, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि पर्सनल लॉस के साथ अबाइड किया जाए। तो सिंपली यहाँ पे कोर्ट ये कहती है कि विमेन अगर अनेबल है अपने आप को मेंटेन करने के लिए तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है बियॉन्ड इद्दत पीरियड अंडर ऑफ कोर्स सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। अब इस जजमेंट के आने के बाद बहुत ज्यादा डिबेट्स चालू हो गई, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी छिड़ने लगी, मास प्रोटेस्ट होने लगे, और प्रोटेस्टर्स का यही कहना था कि ये जो जजमेंट आया है ये हमारी रिलीजियस फ्रीडम के साथ इंटरफेयर कर रहा है। इसी बीच राजीव गांधी की गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट फिर लेके आती है एक ऐसा एक्ट जो कोशिश करता है शाहबानो केस के वर्डिक्ट को डाइल्यूट कर, और उस एक्ट का नाम है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। इस एक्ट को इसलिए ही लाया गया था ताकि ये शाहबानो जजमेंट में जो वर्डिक्ट दिया गया है उसे डाइल्यूट कर सके, उसे ओवरराइड कर सके। अब हमने यहाँ पे समझा कि शाहबानो केस में वर्डिक्ट क्या दिया गया था, वो यही था कि बियॉन्ड इद्दत पीरियड भी मेंटेनेंस दिया जाएगा, और उसी के अगेंस्ट में इस एक्ट ने एक प्रोविजन बनाया जो कहता है कि मेंटेनेंस आपको अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इद्दत पीरियड के दौरान ही अलाउड है। इसी एक्ट को चैलेंज किया जाता है 2001 में डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। अब डेनियल लतीफी और कोई नहीं बल्कि शाहबानो केस में शाहबानो के लॉयर होते हैं। इस केस में इस एक्ट के सेक्शन 3 को चैलेंज किया जाता है। ये सेक्शन ये कहता है कि अ डिवोर्स वुमन शैल बी एंटाइटल्ड टू अ रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन and maintenance to be made and paid to her within the iddat period by her former husband। इस सेक्शन को चैलेंज किया जाता है सेक्शन 15 पे कि ये डिस्क्रिमिनेट करता है अमंग वुमेन्स ऑफ इंडिया। मुस्लिम वुमेन्स को अलग ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और अदर रिलीजन की वुमेन के लिए सेक्शन 125 है, उन्हें एक अलग ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। एंड अगेन ये राइट टू इक्वालिटी के भी अगेंस्ट जाता है, और इट डज नॉट इंश्योर अ डिग्निफाइड लाइफ अंडर आर्टिकल 21 टू मुस्लिम डिवोर्स्ड वुमेन।
जब इस केस में कोर्ट अपना जजमेंट सुनाती है, ये 2001 डेनियल लतीफ़ी वाले केस में, तो वो इस केस की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अपहेल्ड करती है और सेक्शन 3 को भी अपहेल्ड करती है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट एक हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करती है। हार्मनी ऐसी कि दोनों पार्टीज को अपीज किया जा सके, जो शाह बानो वर्डिक्ट है उसके भी क्रक्स को मेंटेन किया जा सके और एक्ट को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना ठहराया जाए। कोर्ट ये कहती है कि सेक्शन 3 बिल्कुल सही सेक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसे इंटरप्रेट इस तरीके से करेंगे कि शाह बानो वर्डिक्ट के क्रक्स को मेंटेन किया जा सके। वो कहती है कि हस्बैंड की लाइबिलिटी इज नॉट लिमिटेड टू मेंटेनेंस ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड, बट ही मस्ट मेक अ रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन फॉर हर एंटायर फ्यूचर। देखिए, ऊपर जब हमने ये सेक्शन को देखा था तो हमने यहाँ पे एक वर्ड देखा है कि यहाँ पे लिखा है रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस टू बी मेड एंड पेड टू हर विद इन द इद्दत पीरियड। ये वर्ड विद इन है। कोर्ट कहती है कि यहाँ पे फॉर वर्ड नहीं लिखा है। अगर यहाँ पे फॉर लिखा होता तो इसका मतलब होता कि इद्दत पीरियड के जितना ड्यूरेशन है, यानी कि 90 डेज का जो इद्दत पीरियड है, सिर्फ इतने पीरियड के लिए मेंटेनेंस दिया जाएगा वाइफ को। लेकिन क्योंकि यहाँ पे विद इन लिखा है तो इसका मतलब ये है कि इस 90 डेज के दौरान ही हस्बैंड ऐसी कोशिश करेगा कि वो एक रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन दे सके वाइफ को फॉर हर इंटायर फ्यूचर। यानी कि 90 डेज के इद्दत पीरियड में ही मेंटेनेंस दिया जाएगा, लेकिन वो मेंटेनेंस सिर्फ और सिर्फ इद्दत के लिए नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 90 डेज के लिए नहीं होगा, वो होगा फॉर हर इंटायर फ्यूचर, बट इट वुड बी जस्ट मेड इन दोस 90 डेज। आई होप आपको ये पूरी टाइमलाइन समझ में आ गई होगी। एक रिवीजन के तौर पे देखें तो 1975 में हस्बैंड फोर्स करते हैं शाह बानो को कि वो अपने मैट्रिमोनियल होम से बाहर निकल जाएं। 1978 में वो मेंटेनेंस के लिए फाइल करती है, उसी टाइम पे हस्बैंड भी उन्हें तलाक दे देते हैं। 1985 में डिसीजन आता है शाह बानो बेगम केस का, जिसके अंदर मेंटेनेंस को अलाउ किया जाता है बियॉन्ड इद्दत पीरियड। फिर हम देखते हैं कि काफी सारे प्रोटेस्ट के बाद 1986 में पार्लियामेंट पास करती है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट। इसी एक्ट को शाह बानो के लॉयर चैलेंज करते हैं 2001 में इन डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, और सुप्रीम कोर्ट इस केस में इस एक्ट को तो अपहेल्ड कर देती है, लेकिन ऐसे इंटरप्रेट करती है इस एक्ट को ताकि वो डिवोर्स वुमेन की लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो यूजफुल लगी होगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।